खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 12 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है नई तहज़ीब। ये एक नज़्म है और अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म है। इस नज़्म के अंदर अकबर इलाहाबादी ने नई तहज़ीब के ऊपर तंज़ किया है। आप अपने तंज़ व ज़राफ़त के लिए जाने जाते हैं, हंसी मजाक के लिए जाने जाते हैं और ताने के लिए जाने जाते हैं। आपने अपने तानों का निशाना इस बार नई तहज़ीब को और यूरोपियन कल्चर को बनाया है। हमारे मुल्क के अंदर मगरिबी कल्चर की अंधी तकलीद की जाती है। बग़ैर फ़ायदा देखे, बग़ैर सही तरीका देखे हम विदेशी तरीक़ों की नकल करना शुरू कर देते हैं। हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं और ना तो हम उनके जैसा बन पाते हैं और ना हम असल खुद रह पाते हैं। तो उस चीज़ की तरफ अकबर इलाहाबादी ने हमारी तवज्जो लाने की कोशिश नई तहज़ीब के ज़रिए की है। अकबर इलाहाबादी उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह के लिए जाने जाते हैं। तंज़िया अंदाज़ की और मज़ाहिया ज़राफ़त वाली जो आपकी नज़में हैं वो बहुत मशहूर और मकबूल हैं। बहुत सारी आपकी नज़में मौजूद हैं। ज़्यादातर नज़मों में आपने मगरिबी तहज़ीब को और नए अंदाज़ की जो बातें होती हैं, बदलाव की जो बातें होती हैं, उन बदलाव को आपने तंज़ का निशाना बनाया है और बहुत खूबसूरत नज़में लिखी हैं। तो हम जब ये नई तहज़ीब पढ़ेंगे तब हमें उनके फ़न का अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने खालिस तरीके से, कितने अच्छे अंदाज़ के अंदर वो नज़में लिखते हैं और तंज़ करते हैं, ज़राफ़त पैदा करते हुए। सबक के अंदर हम पहले मुसन्निफ़ के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, ज़िंदगानी के हवाले से और ख़ुसूसियत कलाम और तर्ज़ तहरीर के हवाले से मुख्तसर मालूमात जो आपकी निसाबी किताब में दी गई है वो हम मुताला करेंगे उसका, और उसके बाद हम नज़्म का मुताला करेंगे, नज़्म के मतन को समझेंगे और नज़्म की तशरीह करेंगे। अकबर इलाहाबादी, असल नाम आपका अकबर इलाहाबादी नहीं था। आपका पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन रिज़वी था, लेकिन अकबर इलाहाबादी के नाम से आप मशहूर हुए। अकबर ये आपका तखल्लुस और इलाहाबाद शहर से मुंसलिक होने की वजह से आपको इलाहाबाद शहर से निस्बत की वजह से आपको इलाहाबादी कहा गया। तो अकबर इलाहाबादी के नाम से आप मशहूर हुए। 16 नवंबर 1846 को 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम अपने वालिद तफज्जुल हुसैन से हासिल की। आपकी शुरुआती तालीम आपके घर पर ही हुई। आपके वालिद तफज्जुल हुसैन साहब बहुत बड़े आलिम थे। आपने घर में इनकी तरबियत की और जब थोड़े बड़े हो गए उसके बाद इन्हें मकतब भेजा, मकतब में दाखिला दिलवाया। इसके बाद पहले मकतब और फिर जमुना मिशन हाई स्कूल में आप दाखिल हुए, लेकिन 1857 के इनकलाब की वजह से तालीम जारी न रख सके। 1866 में मुख्तारी का इम्तिहान पास किया और कुछ मुद्दत के बाद इलाहाबाद में नायब तहसीलदार हो गए। तालीम आपकी पूरी तरह सही तरीके से नहीं चली, बीच में आपके तालीम के अंदर रुकावटें आ गईं और रुकावटें आने के बाद भी आपने तालीम अपनी जारी रखी, तालीम हासिल करने का काम जारी रखा। जैसे तैसे करके तालीम को पूरी करने के बाद आपने मुख्तारी का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पास हुए और नायब तहसीलदार आप बन गए। और उसके बाद तरक्की होते होते आप पहले मुंसिफ और फिर सेशन जज के ओहदे पर फाइज हो गए। गवर्नमेंट ने खान बहादुर का खिताब अता किया। ये खिताब आपको याद रखना है, खान बहादुर का खिताब अकबर इलाहाबादी को मिला था। 1903 में आंखों की तकलीफ की वजह से कबल अज वक्त यानी वक्त से पहले आपने रिटायरमेंट ले लिया। आंखों में परेशानी थी, देखने में परेशानी होती थी, तो वक्त से पहले आपने रिटायरमेंट ले लिया। अकबर की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा जहनी और जिस्मानी परेशानियों में गुजरा। 1921 में 75 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया। ये है आपकी ज़िंदगानी के हवाले से मुख्तसर मालूमात। किस तरह पैदा हुए, ज़िंदगानी किस तरह से गुजरी, बचपन किस तरह से गुजरा, कहाँ कहाँ तालीम हासिल की और उसके बाद कहाँ कहाँ आप ओहदों के ऊपर फाइज रहे और आपके इंतकाल तक के हालात पूरे यहाँ पर बयान कर दिए हैं। अब आते हैं हम तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम। लिखने का तरीका क्या था, किस तरह से लिखते थे। अकबर इलाहाबादी को बचपन ही से शायरी का शौक था। उन्होंने शायरी की इब्तदा गज़ल गोई से की। शुरुआत आपकी गज़लों से हुई और मगर उनको जो मशहूरियत हासिल हुई, जो नाम हुआ उनका, वो तंज़ और मज़ाह में हुआ। मगर उनकी तंज़ व मज़ाहिया शायरी उनकी दायमी शोहरत का बाइस बनी। तंज़ व मज़ाहिया शायरी वो शायरी होती है कि जिसके अंदर किसी एक चीज़ को, किसी एक शख्स को या मुआशरे की किसी एक कवि को तंज़ का निशाना बनाया जाता है, तंज़ किया जाता है उसके ऊपर, और तंज़ के अंदर हंसी पैदा की जाती है, मज़ा पैदा किया जाता है कि उस शख्स को, मुआशरे की उस कमी को, मुआशरे को अपनी कमी का पता चल जाए, हंसते हंसते पता चल जाए और उसका दिल भी ना दुखे। तंज़िया शायरी का माने जो होते हैं वो दिल न दुखाने के मतलब में लिए जाते हैं। तंज़िया शायरी का जो मकसद है वो ये नहीं है कि आप किसी का दिल दुखा दो।
तंज़िया शायरी इस्लाह के लिए लिखी जाती है, असल मकसद इसका इस्लाह है। अब इस्लाह कैसे होगी? तंज़ के साथ मज़ा, हँसते-हँसते कमियाँ बता देना कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसकी कमी भी पता चल जाए। तो इस तरह की शायरी आपने की, तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज़ आपका था, और इसी शायरी की वजह से आपको जो शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई, इसी शायरी की वजह से आप जाने जाते हैं। अकबर का ज़रीफ़ाना कलाम सिर्फ हँसने-हँसाने का ज़रिया नहीं, बल्कि उन्होंने उसे इस्लाह कौम के एक मौसर हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। ज़रीफ़ाना, हँसने वाला, हँसी वाला, जिसमें ज़राफ़त हो, हँसी का रंग हो। तो आपका कलाम, मैंने बताया आपको कि तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज़ की शायरी है, तो आपकी शायरी सिर्फ हँसी मज़ाक का ज़रिया नहीं है, हँसने-हँसाने का सामान नहीं है। आपकी शायरी मुआशरे का इस्लाह करती है, मुआशरे में फैली हुई कमियों को दूर करती है। मौसर यानी असरदार हथियार है, मुआशरे की कमियों को दूर करने का असरदार हथियार है। उन्होंने अपनी एक शायरी के ज़रिए अंग्रेज़ी तालीम के मुनफ़ी असरात और अंग्रेज़ी तहज़ीब की अंधी तक़लीद पर भी खूब वार किए। यानी आपका जो असर है, आपका जो ताना है, वो अंग्रेज़ी अदब के ऊपर, अंग्रेज़ी तहज़ीब के ऊपर बहुत तेज़ी से निशाना बाँधता है। आपने मगरिबी तक़लीद करने वालों की, जो मगरिबी तहज़ीब की पैरवी करते हैं, वहाँ के अंदाज़ की नकल करने की कोशिश करते हैं, अंग्रेज़ों के जैसा खुद बनने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर ताने मारे हैं, उनके ऊपर तंज़ किया है और उनको समझाने की कोशिश की है कि उनका कल्चर अलग है, उनका रहन-सहन का तरीक़ा अलग है। अगर तुम उनकी तक़लीद करोगे, उनकी पैरवी करोगे, तो तुम ना तो वहाँ के हिसाब से रह पाओगे, वो बन पाओगे, और ना ही तुम हिंदुस्तान के कल्चर में ढंग पाओगे, यहाँ के रह पाओगे। और अपनी छोटी-छोटी नज़्मों से वो काम लिया जो बड़ी-बड़ी तकरीरों से ना लिया जा सकता था। नई नस्ल की मजहबी और तहजीबी रवायात से बेगानगी, नौजवानों की बेराहरवी, औरतों की नाम निहाद आज़ादी ख़ास तौर से अकबर के तंज़ का निशाना बनी। अब अकबर इलाहाबादी ने तंज़ का निशाना किसे बनाया? जो दिखावटी पसंद है। पहला मैंने बताया कि मगरिबी तहज़ीब को बनाया। अब मगरिबी तहज़ीब के बाद जो दूसरा था, वो था नई नस्ल की मजहबी और तहजीबी रिवायत से बेगानगी। मज़हब को भूल जाना, अपनी तहज़ीब को भूल जाना, अपने अजदाद को भूल जाना, तौर तरीके भूल जाना और नए तर्ज के अंदाज के अंदर आना, उनकी आपने खूब मजाक उड़ाया। नौजवानों की बेराहरवी, अपने काम से भटक जाना, अपने रास्ते से भटक जाना, जो काम करना है उसमें लापरवाही करना, उन चीज़ों को भी आपने खूब निशाना बनाया है। औरतों की नाम निहाद आज़ादी, नाम निहाद आज़ादी, नाम की आज़ादी, कि दिखावे की आज़ादी औरतों की, और फिर उसमें भी औरतों को भटक जाना, वो अपनी नज़मों के अंदर आपने बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। उन्होंने मुआशरे की खराबियों को बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया। वो मामूली और ज़ाहिरी भद्दे अल्फाज को निहायत दिलावेज़ अंदाज में इस्तेमाल करते थे। आपकी कलाम की एक ख़ास बात ये भी होती है कि आपके कलाम के अंदर ऐसे लफ्ज़ मिलते हैं जो आम बोलचाल के अंदर इस्तेमाल होते हैं और जिनको अमूमन शायरी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है, शेख, बुद्धू, कल्लू, जमन, ऊँट, टट्टू, गाय वगैरह का ज़िक्र नए अंदाज में मिलता है। शायर आपके दौर में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते थे शायरी के अंदर, लेकिन आपने अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल किया। और इसके अलावा अंग्रेज़ी अदब से भी आपने बहुत फ़ायदा लिया। अंग्रेज़ी अल्फाज आपकी शायरी के अंदर खूब तादाद के साथ मिलते हैं, बड़ी तादाद के साथ मिलते हैं। इसी तरह अकबर ने अंग्रेज़ी अल्फाज से भी खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाया। अकबर सर सैयद की खिदमात के कायल थे, लेकिन उनके नज़रियात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। अकबर इलाहाबादी सर सैयद अहमद ख़ां के हम असर थे। सर सैयद अहमद ख़ां कौमी भलाई के अंदर लिखे हुए थे। वो नस्र निगार थे, मज़मून निगारी कर रहे थे, मज़मून लिख रहे थे, कौम की खिदमत कर रहे थे। आप उन्हीं के दौर में थे। आपकी सर सैयद अहमद ख़ां की जो काम करने का तरीका है, नस्र वगैरह है, उनकी हिमायत करते थे, लेकिन उनका मजाक उड़ाते थे। उनके काम की जिस तरह वो चाहते थे, जैसे वो चाहते थे, उसके अंदर वो कमियां निकालने की कोशिश करते थे। तो हिमायत तो करते थे, सर सैयद की खिदमात के कायल थे। हमें ये नहीं मानना कि सर सैयद अहमद ख़ां के खिलाफ थे। सर सैयद अहमद ख़ां के खिलाफ नहीं थे, सर सैयद अहमद ख़ां की खिदमात के कायल थे, लेकिन सर सैयद के नज़रियात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। इत्तेफाक नज़रियात में थोड़ा इख्तिलाफ था, दोनों के सोच में थोड़ा फ़र्क था, इसलिए उन्होंने अक्सर उनको अपने तंज़ व मज़ाह का निशाना बनाया है। आपने अपनी नस्र और नज़्मों के अंदर सर सैयद का नाम बड़ी खूबी से लिया है। कई बार सर सैयद अहमद ख़ां का नाम लेके, सैयद पुकार के और उनका मजाक उड़ाया है। कलाम में जा बजा मिलाकर लिखना, लफ्ज़ सैयद का इस्तेमाल करना, इसकी तरफ इशारा करता है। अकबर का कलाम कुल्लियात अकबर के नाम से
3 हिस्सों में शाये हो चुका है। अकबर का कलाम कुल्लियात अकबर के नाम से, जो आपकी नज़में हैं, जो आपकी गज़लें हैं, वो सब कुल्लियात अकबर के नाम से मौजूद हैं और वो 3 हिस्सों के अंदर शाये कर दी हैं। आपके बेटे ने इनको शाये किया था। नज़्म नई तहज़ीब एक तंज़िया नज़्म है। ज़माने के रुख को देखकर शायर ने पेशगोई गोई की थी कि आने वाली नस्ल अंग्रेज़ी तहज़ीब की चमक दमक को देखकर उसकी तक़लीद करेगी, तक़लीद यानी पैरवी करेगी, पीछा करेगी, नकल करेगी और अपना तमद्दुन भूलकर शिनाख्त खो देगी। तमद्दुन यानी अपनी तहज़ीब भूलकर, अपना कल्चर भूलकर, शिनाख्त यानी पहचान, अपनी पहचान खो देगी। विदेशी लोगों की तक़लीद करेगी, मगरिबी लोगों जैसा बनना चाहेगी, अंग्रेज़ों जैसे कपड़े पहनेगी, उनके जैसे खाना खाएगी। तो उस चक्कर में खुद की तहज़ीब भूल जाएगी, खुद के कपड़े पहनने का सलीका भूल जाएंगे, खुद के खाना खाने का सलीका भूल जाएंगे। तो वो ना इधर के ना उधर के। और शायरी की बातें बड़ी है और शायर की बातें बड़ी हद तक सच साबित हो रही हैं। ये आपने सन 1866 के आसपास, 67 के आसपास आपने ये नज़्म लिखी थी। उस दौर में आपने पेशन गोई की थी इस नज़्म के ज़रिए कि नई तहज़ीब आएगी तो इस तरह का माहौल होगा, नई तहज़ीब आएगी तो हमारी तहज़ीब में इस तरह का बदलाव हो जाएगा, हमारे कल्चर में इस तरह का बदलाव हो जाएगा। लोग अंग्रेज़ों की पैरवी करेंगे, उनको अपना बड़ा समझेंगे, उनको अपना आका समझेंगे। और आज आप देख रहे हो माहौल क्या है, किस तरह का माहौल बन गया है। हम खुद अंग्रेज़ी तहज़ीब की पैरवी कर रहे हैं, हमारी तहज़ीब को हम भूल गए हैं। हिंदुस्तानी तहज़ीब की अंग्रेज़ पैरवी करते थे, ऐसा बनने की कोशिश करते थे और आज हम उनकी तरफ उनकी तहज़ीब को अच्छा बता रहे हैं। अकबर इलाहाबादी ने इसकी पेशन गोई अपनी नज़्म नई तहज़ीब के ज़रिए की थी। तो यहाँ पर नई नई तहज़ीब आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर हम इसका मुताला करेंगे, समझेंगे और उसके बाद तशरीह है, वो तशरीह का भी हम मुताला करेंगे। एक बार हम इसको पढ़ लें, पढ़ने के बाद फिर हम इसको समझेंगे। ये मौजूदा तरीक़े राहिए मुल्के अदम होंगे, ये मौजूदा तरीक़े राहिए मुल्के अदम होंगे, नई तहज़ीब होगी और नए सामा बहम होंगे। नए उन्वान से ज़ीनत दिखाएंगी हंसी अपनी, न ऐसा पेच जुल्फ़ों में न गेसू में ये खम होंगे। न खातूनों में रह जाएंगी पर्दे की ये पाबंदी, न खातूनों में रह जाएंगी पर्दे की ये पाबंदी, न घूंघट इस तरह हाजिबे रोए सनम होंगे, न घूंघट इस तरह से हाजिबे रोए सनम होंगे। बहुत होंगे मुगन्नी, बहुत होंगे मुगन्नी नगमाए तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेतालुसम होंगे। बदल जाएगा मेयार शराफत चश्मे दुनिया का, बदल जाएगा मेयार शराफत चश्मे दुनिया में, ज़्यादा थे जो अपने ज़म में वो सबसे कम होंगे। हमारी इस्तिलाहों से ज़बाना आशना होगी, हमारी इस्तिलाहों से ज़बाना आशना होगी, लुगाते मगरिबी बाज़ार की भाका से ज़म होंगे, लुगात मगरिबी बाज़ार की भाका से ज़म होंगे। और किसी को इस तगय्युर का ना हिस होगी ना गम होगा, किसी को इस तगय्युर की ना हिस होगा, इस तगय्युर का ना हिस होगी ना गम होगा। हुए जिस साज से पैदा उसी के ज़ेरो बम होंगे, हुए जिस साज से पैदा उसी के ज़ेरो बम होंगे। और तुम्हें इस इनक़लाब दहर का क्या गम है ए अकबर, तुम्हें इस इनक़लाब दहर का क्या गम है ए अकबर, ए अकबर बहुत नज़दीक है वो दिन कि तुम होंगे ना हम होंगे, बहुत नज़दीक है वो दिन कि ना तुम होंगे ना हम होंगे। अब हम इसको समझते हुए पढ़ेंगे एक बार कि क्या अकबर इलाहाबादी पैगाम देना चाह रहे हैं। उससे पहले हम नज़्म के बारे में दो चार चीज़ें देख लें। नज़्म के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि एक उन्वान होता है और उस उन्वान के ज़रिए पूरी की पूरी बात कही जाती है। वो उन्वान जो है वो नज़्म की कहानी बयान करता है और नज़्म इस उन्वान की कहानी बयान करता है। हमें नज़्म पढ़ते ही, उन्वान पढ़ते ही नज़्म का मौजू समझ में आ जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर ही नज़्म लिखी गई है। नज़्म के अंदर तसलसल होता है, रवानगी होती है, इर्तिका होती है, शुरुआत होती है और उसके बाद तरक्की करते करते वो ख़त्म के ऊपर जाती है, तकमील के ऊपर जाती है। रदीफ़ और काफ़िया शर्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर रदीफ़ और काफ़िया का इस्तेमाल किया गया है। वो आप देख लें एक बार। पहले मिसरे, पहले शेर के दोनों मिसरों के अंदर रदीफ़ भी हैं और काफ़िया भी हैं। काफ़िया शेर में, मिसरे में इस्तेमाल किए हुए, एक शेर के दोनों मिसरों में इस्तेमाल किए हुए हम आवाज़ लफ्ज़, जिनकी शक्लें अलग अलग हैं लेकिन आवाज़ एक जैसी है। अदम बहम, अदम बहम, खम, सनम, ये हम आवाज़ लफ्ज़ हैं। इनकी शक्लें अलग अलग हो रही हैं। कभी अदम लिखा जा रहा है, कभी बहम लिखा जा रहा है, कभी खम लिखा जा रहा है।
सनम लिखा जा रहा है, लेकिन आवाज़ें एक जैसी इनकी आ रही हैं, तो ये काफ़िया हैं। नज़्म के अंदर, गज़ल के अंदर वज़न के एतबार से काफ़िया का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद काफ़िया के बाद होते हैं रदीफ़। तो काफ़िया के ठीक बाद में रदीफ़ का इस्तेमाल होता है। रदीफ़ बग़ैर किसी तब्दीली के एक ही शक्ल में बार-बार आता रहता है, रिपीट होता रहता है। होंगे, 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 होंगे। अदम होंगे, बहम होंगे, ख़म होंगे, सनम होंगे, सम होंगे, कम होंगे, ज़म होंगे। एक ही एक तरह के लफ्ज़ हैं, तो जो एक ही तरह के रिपीट हो रहे हैं बार-बार होंगे, 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 ये तो है रदीफ़। और रदीफ़ से पहले, ठीक पहले आता है काफ़िया। ये है काफ़िया। तो इनको आपको देख लेना है। पूरी नज़्म के अंदर इस तरह से होगी। नज़्म के पहले शेर को नज़्म के जो पहले शेर के बाद वाले जो अशार हैं, या किसी भी शेर के अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस क्या है? शायर का अपनी नज़्म वगैरह के लिए, गज़ल वगैरह के लिए, शायरी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फ़र्ज़ी नाम, जिस नाम से शायर की पहचान होती है। तो वो खुद का नाम भी हो सकता है, या फिर कुछ और नाम वो अपने नाम के साथ जोड़ लेता है, वो उसका तखल्लुस बन जाता है। यहाँ पर अकबर इलाहाबादी का तखल्लुस मैंने आपको बताया था कि अकबर है, अकबर इलाहाबादी का तखल्लुस। तो यहाँ पर इस नज़्म के अंदर आपने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है। अब हम इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं अकबर इलाहाबादी। नई तहज़ीब है, तो नई तहज़ीब के बारे में कहते हैं कि मौजूदा तरीक़े राहिए मुल्क अदम होंगे, नई तहज़ीब होगी और नए सामा बहम होंगे। ये मौजूदा तरीक़े यानी ये जो तरीक़े अभी चल रहे हैं, ये जो रस्म व रिवाज हैं, ये जो शादी ब्याह के अंदाज़ है, रहन सहन के अंदाज़ हैं, ये सब राही यानी मुसाफिर हो जाएंगे, मुल्क अदम पुराने हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। राही मुल्क अदम चला जाना, इन सब का दौर ख़त्म हो जाएगा, इन तरीक़ों को हम भूल जाएंगे, ये तरीक़े ख़त्म हो जाएंगे, ये मौजूदा तरीक़े राही मुल्क अदम होंगे। और फिर नई तहज़ीब होगी, वो हमारे पुराने तरीक़े चले गए, वो ख़त्म हो गए, अब नई तहज़ीब होगी और नए सामा बहम होंगे। बहम यानी मुहैया, हासिल होना। अब नए सामान आएंगे, नए रस्म रिवाज आएंगे, नए तरीके आएंगे रहने सहने के, नए तरीके से खान पान आएगा। पहले बैठ के खाते थे, अब हम टेबल कुर्सी के ऊपर बैठकर खाएंगे। पहले हम हाथों से खाते थे, अब हम छुरी कांटे से खाएंगे। पहले हम रोटी खाते थे, अब हम केक खाएंगे। तो ये नए तरीके आ रहे हैं और पुराने तरीके छूटते चले जा रहे हैं। नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, नए सा पेच जुल्फों में न गेसू में ये खम होगा। और हसीनों के यहाँ पर बात की गई है, खवातीन के बारे में यह बात की गई है। जब दुनिया में बदलाव आएगा, लोग बदलेंगे, तो सिर्फ दुनिया में बदलाव नहीं आएगा, दुनिया में रहने वाली खवातीन में भी बदलाव आने वाला है, हसीनाओं में भी बदलाव आने वाला है। फिर हसीनाएं इस तरीके की हसीनाएं ना रहेंगी, वो नए अंदाज की हसीनाएं होंगी। मगरिबी मुल्कों में जिस तरह की हसीनाएं हैं, उस तरह का उनका अंदाज होगा, उस तरह के उनके कपड़े होंगे, उस तरह के उनके बाल होंगे, उस तरह की उनकी चाल चलन होंगे। अभी जो पेच जो अभी जो पेच जुल्फों में मिलता है, पेच यानी घुमावदार जुल्फें, और खम यानी भी घुमावदार जुल्फें। जो बालों में जुल्फें हैं वो पेचदार हैं, और जो उनके गेसू हैं उसमें जो खम है, जो खूबसूरती है, वो नहीं रहेगी। क्योंकि खूबसूरती का जो पैमाना हमारे लिए मुकर्रर है, वो बैरूनी मुल्कों के लिए उस तरह की खूबसूरती का पैमाना मुकर्रर नहीं है। वहाँ पर छोटे बाल पसंद किए जाते हैं, यहाँ पर बड़ी जुल्फें, बड़े बाल पसंद किए जाते थे। तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे और वो वहाँ के तरीके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये नए तरीके से, नए उन्वान मतलब नए तरीके से जीनत दिखाएंगे, अपना अपना हुस्न दिखाएंगी हसीनाएं। अब वो अपने बाल कटा देंगी, छोटे कपड़े पहन लेंगी और उस अंदाज में आपके सामने आएंगी जिस तरह से कोई मगरिबी खवातीन हो, मगरिबी खातून हो। खम यानी टेढ़ापन, पेशदार, झुकाव, जो जुल्फों के अंदर घुमाव होता है, बनाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, न घूंघट इस तरह हाजिबे रुए सनम होगा। हाजिबे रुए सनम, आड़, हाजिब यानी पर्दा, आड़ करना, रुए सनम महबूब का चेहरा। जब नई तहजीब आएगी, नई तरकीब आएगी, और खवातीनों के अंदर भी नई तरकीब आएगी, औरतें भी उस नई तरकीब से जुड़ेंगी, तो बाल तो उनके कट जाएंगे, नई तहजीब से जुड़ जाएंगी। अब नई तहजीब में यहाँ जैसा घूंघट पर्दा नहीं होता, वो घूंघटों में नहीं बैठेगी, पर्दे में नहीं बैठेगी। अब जो उनके
घूंघट हैं, जो उनके दुपट्टे हैं, वो उनके चेहरों को ढकने वाले नहीं होंगे, वो निकल जाएंगे। तो इसे यहाँ पर खूबसूरती बताया है कि लेकिन नई तहजीब से वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। बहुत होंगे मुगन्नी नगमाए तकलीद यूरोप के। मुगन्नी मतलब गाना गाने वाले, मुगन्नी गाने वाला। कोयल को मुगन्नी कहा जाता है, गाना गाती है ना कोयल। तो बहुत सारे मुगन्नी होंगे नगमा गाने वाले। कौन सा? तकलीद यूरोप, यूरोप की नकल करने के गाने, वहां को अच्छा बताने, यूरोप को अच्छा बताने वाले, उस अंग्रेजी कल्चर को अच्छा बताने वाले लोग बहुत सारे होंगे। तारीफें करेंगे, तरह तरह की खूबियां बताएंगे, मिसालें दे देकर समझाएंगे कि देखिए वहां का कल्चर। तो कह रहे हैं कि वहां के कल्चर की तारीफें करने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। उन्हें मुगन्नी कहा है, गाना गाने वाला कहा है कि वहां की गाना गाएंगे, वहां के खूब तारीफें करेंगे। अब ये हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इनका। मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेतालो सम होंगे। लेकिन वो जो तारीफें करने वाले हैं, वो जो उनकी तकलीद करने वाले हैं, वो जो पैरवी करने वाले हैं, वो बेजोड़ होंगे, क्योंकि वो है तो हिंदुस्तानी, तकलीद यूरोप की कर रहे हैं। यूरोप की कल्चर की तकलीद यहां पर किस तरह से चल सकती है? हम गर्मियों के अंदर कोट पैंट पहनकर आए, सूट पहनकर आए तो कैसा लगेगा? तो वो तकलीद हम यूरोप की कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम, यहाँ का तरीका नहीं देख रहे, यहाँ का अंदाज नहीं देख रहे। तो इसलिए वो बेताल पे नाचते हैं, ऐसा मालूम होगा कि वो गाना तो गा रहे हैं, वहां की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन उस तारीफ में कोई सुर नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई ताल नहीं है, कुछ अकल नहीं है, बस ऐसे ही वो तारीफें किए जा रहा है। बदल जाएगा मेयार शराफत चश्म दुनिया में। चश्म यानी दुनिया की नजरों में। क्या बदल जाएगा? शराफत का मेयार। शराफत किसे कहते हैं? हुस्न अखलाक क्या है, अच्छा इंसान क्या है, वो तरीका बदल जाएगा। अब यहां पर जो शरीफ इंसान होगा, बल्कि उसको तो कमजोर समझा जाएगा, उसको गरीब समझा जाएगा, उसको डांटा जाएगा, उसको फटकारा जाएगा, उसको काम के बोझ से लाद दिया जाएगा। शरीफ इंसानों के साथ होगा। और जो चालाक होगा, तरह तरह की बातें बनाना जानता होगा, वो राज करेगा। वो आगे बढ़ बढ़ कर तरह 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 से अपने बॉस को खुश करेगा, तारीफें करेगा, झूठी तारीफें करेगा, कसीदे पढ़ेगा शान के अंदर, और उसको जो है आला मुकाम मिलेगा। तो बदल जाएगा मेयार शराफत चश्म दुनिया में। दुनिया की नज़रों में शराफत का मेयार बदल जाएगा, शराफत का तरीका बदल जाएगा। ज़्यादा थे जो अपने ज़ोम में, वो सब कम होंगे। और जो अपने आप को ज़्यादा समझते थे, ज़ोम मतलब अपनी तादाद के अंदर, अपनी दिखावे के अंदर, अपने फिक्र के अंदर, अपनी फितरत में, गुरूर में बैठे रहते थे, जो तकब्बुर में रहते थे। यहाँ पर तादाद से भी माने ले सकते हैं हम, तकब्बुर से भी माना ले सकते हैं, घमंड से माना ले सकते हैं। जो अपने आप को बड़े समझते थे, वो साइड में रह जाएंगे, और जो खुशामद करने वाले हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो जो ज्यादा थे वो तो कम हो गए, और जो कम थे वो सबसे कम होंगे। जो जो कम थे वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, तारीफें करने वाले आगे बढ़ जाएंगे। हमारी इस्तिलाहों से ज़बान ना आशना होगी। ना आशना यानी अनजान, पहचाने की नहीं। किसे? हमारी इस्तिलाहों से। जो हमारे तरीके हैं, बोल चाल के तरीके हैं, हमारी ग्रामर है, हमारी ज़बान के जो कायदे बना दिए गए हैं, कानून हमारी ज़बान के हैं। हम जो नई तकलीद आएगी, नई पीढ़ी आएगी, हमारी ज़बान से नाशना हो जाएगी, पहचान नहीं पाएगी कि ये उर्दू है क्या। उसको समझ में नहीं आएगा कि ये उर्दू के कवायद हैं क्या, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो लुगात मगरिबी बाजार की भाका से जम होंगे। भाका यानी भाषा, और जम यानी उसके ऊपर चढ़ जाना, रवा हो जाना। तो हमारी जो लुगात हैं, लुगत की जमा है, लुगत यानी डिक्शनरी। हमारी डिक्शनरी मगरिबी ज़ुबान की, मगरिबी बाजार की ज़ुबान से भर जाएगी। हमारी ज़ुबान के अंदर हमारे अल्फाज नहीं मिलेंगे, मगरिबी भाषा मिलेगी, वहां पर मगरिबी ज़ुबान मिलेगी। उससे मगरिबी ज़ुबान के अल्फाज से हमारी डिक्शनरियां भरी हुई मिलेंगी, क्योंकि हम अपनी ज़ुबान भूल जाएंगे, अपना तरीका भूल जाएंगे। और आज देख लीजिए, हम अपना तरीका भूल रहे हैं, अपनी ज़ुबान भूल रहे हैं, तो फिर क्या हमें झेलना पड़ रहा है, कितनी तरह की चीज़ें हमें देखनी पड़ रही हैं। लुगात मगरिबी बाजार की भाका से जम होंगे। किसी को इस तगय्युर का न हिस होगी न गम होगा। हिस यानी एहसास, तगय्युर यानी तब्दीली। ये जो बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव होगा ये, कि हम अपने कल्चर को भूलकर विदेशी कल्चर के ऊपर जाएंगे, और ना हम वहां के रहेंगे, ना हम यहाँ के रहेंगे। वो कल्चर हमारे पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, और हम हमारा कल्चर भूल चुके होंगे। तो ये जो तब्दीली आ जाएगी,
इस तब्दीली का किसी को एहसास तक ना होगा, पता तक नहीं चलेगा कि हम तब्दील हो चुके हैं, हमारे अंदर ये बदलाव आ चुके हैं। हुए जिस साज से पैदा उसी के ज़ेर बम होंगे। और फिर जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी वो भी उसी तरह की होंगी, वो उससे भी 1-2 कदम आगे बढ़ जाएंगी माशाल्लाह। तो जैसा सीखेंगे वो, जो चीज़ बचपन के अंदर देखेंगे वो उसी के ज़ेर बम होंगे। ज़ेर बम ऊंचे नीचे होना, उसी के आगे पीछे रहना। तो जो हमने सीखा है वही हमारी औलादें सीखेंगी। हमने नई तहजीब सीखी है, हमारी औलादें नई तहजीब की तरफ जाएंगी। और अपना पीछे की चीज़ें सारी की सारी जो रस्म और रिवाज हैं, जो हमारा कल्चर है, वो सब भुला दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है ए अकबर। दहर यानी ज़माना, दौर। अब अकबर यहाँ पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ए अकबर, ये जो तब्दीली आने वाली है दुनिया के अंदर, ये जो इनकलाब आने वाला है, ये जो बदल जाएंगी चीज़ें, तुम क्यों गम करते हो इस चीज़ का? क्योंकि अभी नहीं होने वाला, ये आने वाले वक्त में होगा। ये आज से 50 साल बाद होगा, आज से 100 साल बाद ये चीज़ें होंगी। और तुम तो अभी मर जाना है, तुम्हें तो इस दुनिया से चले जाना है। तो तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है ए अकबर, बहुत नज़दीक है वो दिन कि तुम होंगे ना हम होंगे। और वो दिन बहुत नज़दीक है कि ना तो तुम होंगे, जिनसे बातें कर रहे हैं ये, जिनको नज़्म सुना रहे हैं, और ये कहते हैं कि ना हम होंगे। दोनों ही इस दुनिया से रवाना हो चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे। तब तक ये तब्दीलियाँ इस दुनिया के अंदर आएंगी। बहुत खूबसूरत नज़्म है, पेशन गोई की है, नई तहजीब की, क्या बदलाव होंगे, किस तरह के बदलाव होंगे। और पेशन गोई इनकी सच साबित हुई है। आज आप देख लो अपने आसपास, हम किस तरह से अंधी पैरवी के अंदर लगे हुए हैं, अंधी तकलीद के अंदर लगे हुए हैं, नकल करने के अंदर लगे हुए हैं। हम हमारी तहजीब, हमारा तरीका छोड़ चुके हैं, कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं नकल की वजह से। लेकिन हमें तकलीद करनी है, हमें उन दूसरे लोगों की जैसा बनना है कि जो उनका कल्चर है वो रहते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हम नकल की वजह से खुद को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नज़्म का मुताला किया, अब हम इसकी तशरीह करते हैं। 2-2 शेर मैंने लिए हैं, 2 मिसरे एक शेर के लेकर, हर शेर का हम यहाँ पर तशरीह करेंगे। ये मौजूदा तरीक़े राहिए मुल्क अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे। अकबर इलाहाबादी कहना चाहते हैं कि नई नस्ल को अंग्रेज़ी तहजीब की अंधाधुंध तकलीद करते देखा कर कहते हैं कि बहुत जल्द हिंदुस्तानी तहजीब ख़त्म हो जाएगी। यहाँ के लोग अपने रस्म व रिवाज और तौर तरीक़ों को छोड़कर अंग्रेज़ी रहन सहन और तौर तरीक़े को अपना लेंगे। पेशन गोई कर रहे हैं कि लोग, जो दूसरे मुल्क के लोग हैं, यूरोपियन कल्चर है, अंग्रेज़ कल्चर है, ब्रितानवी कल्चर है, उसकी नकल करेंगे और धीरे धीरे हमारे रस्म व रिवाज, हमारे तरीक़े, हमारी तहजीब को भूल जाएंगे। आने वाले ज़माने में हमारी तहजीब व तमद्दन की कोई अहमियत नहीं होगी और हर तरफ मगरिबियत छाई जाएगी। लोग बेसोचे समझे अंग्रेज़ी तहजीब की तकलीद में अपने रहन सहन और अपने रस्म व रिवाज को बदल डालेंगे। जो अपना तरीक़ा है हम उसको भूल जाएंगे और उनके तरीक़े को अपना बनाने की कोशिश करेंगे। नए उन्वान से जीनत दिखाएंगी हंसी अपनी, न ऐसा पेच जुल्फ़ों में न गेसू में ये खम होगा। अब हसीनाओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि दुनिया बदलेगी तो हसीनाएँ भी बदलेंगी, हसीनाएँ भी अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगी। शायर कहता है कि जब हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदुस्तानी तौर तरीक़े ही बदल जाएंगे तो खूबसूरती का मेयार भी बदल जाएगा। अब खूबसूरती वो नहीं रहेगी जिसको हम खूबसूरती कहते हैं, अब खूबसूरती उससे कहा जाएगा जो मगरिब के लोग कहते हैं, जो यूरोपियन कल्चर में खूबसूरत कहा जाता है, उसे भी यहाँ खूबसूरत माना जाएगा। अंग्रेज़ी तहजीब में शर्म हया और लंबे बालों को दकियानूसी चीज़ कहते हैं और ऐसी औरतों का मजाक उड़ाया जाता है जो लंबे बाल रखती हैं, जो शर्म हया को पास रखती हैं, उन औरतों का मजाक उड़ाया जाता है। हमारी तहजीब में भी शर्म हया हमारी तहजीब में शर्म हया औरत का जेवर है और लंबी काली जुल्फ़ें औरत की खूबसूरती की अलामत हैं। लेकिन मगरिब की तकलीद में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हमारी मौजूदा तरक्कियों में बहुत कम फ़र्क रह गया है। हमारे मौजूदा तरीक़ों में धीरे धीरे हम वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आसपास देखो, आपको ये बातें बिल्कुल सच नज़र आएंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि अकबर इलाहाबादी ने 100 साल पहले, 150 साल पहले जो बातें कही थी, जो पेशनगोई की थी, वो अब बिल्कुल हमारे सामने सच साबित हो गई है। इसी तरह की पैरवी की जाती है, इसी तरह के लोग, इसी तरह की हसीनाएँ हमारे आसपास घूमती हुई आपको नजर आ जाएंगी। न खातूनों में रह जाएंगी पर्दे की ये पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजिब रूए सनम होगा। शायर जिस तहजीब की आमद का इंतज़ार कर रहा है, उसकी खसूसियत ये भी बता रहे हैं कि उस तहजीब में औरतें बेपर्दा हो जाएंगी, पर्दे का दामन छोड़ दिया जाएगा, पर्दा पहनने को, पर्दा करने को शर्मनाक चीज़ समझा जाएगा। उनको ऐसा कहा जाएगा जैसे इन्होंने बहुत बुरी चीज़ कर ली, बहुत बुरा काम कर लिया है।
और घूंघट या नकाब वगैरह की कैद से आज़ाद हो जाएंगी। चुनांचे आशिक अपने महबूब को बेरोक टोक देख सकेगा। अब वो पर्दा गिर गया है, तो हाजिब रूए सनम अब नहीं रहे, पर्दा अब चेहरे को छिपाने वाला नहीं रहा, अब महबूब और उसका हबीब दोनों आसपास हैं। बहुत होंगे मुगन्नी नगमाए तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल व सम होंगे। शायर कहता है कि आज के नौजवान नस्ल बेसोचे समझे मगरबी तहजीब की नकल कर रही है और तेज़ी के साथ ये तहजीब उनके दिलो दिमाग पर छाती जा रही है। इसका असर है कि कानों के पर्दे फाड़ देने वाली मौसीकी और बेसुरे गाने हर तरफ सुनाई देने लगे हैं। आज के आप गाने देखिए, म्यूज़िक आप आज का देखिए, कान फोड़ू म्यूज़िक कहा जाता है, कान के पर्दे फटते हुए मालूम होते हैं और वो मगरबी तहजीब के असर से आए हैं। बैरूनी मुल्कों में इस तरह के गाने पसंद किए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें पसंद की जाती हैं। अब यहाँ पर हमने लगा ली, कान फूट रहे हैं, कान फटने के आसार हो रहे हैं, लेकिन वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं उसके अंदर, तो वो हैं उनको पसंदीदा, लेकिन हमारे लिए वो बेसुरे हैं, बेताल और सब हैं, कोई मतलब कि हमारे लिए वो नहीं है। नौजवान नस्ल भी हिंदुस्तानी मौसीकी को भूलकर बेसुर व ताल वाली मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने लगी है और मगरबी अंदाज वाले गुलकारों को पसंद करने लगी है। लेकिन कह रहे हैं कि असल में वो बेसुर व ताल हैं, कोई मज़ा उनके अंदर नहीं है, लेकिन लोग झूम रहे हैं, उनके ऊपर नाच रहे हैं, उचक रहे हैं, कूद रहे हैं, खूब धमाचौकड़ियाँ मचा रहे हैं। बदल जाएगा मेयार शराफत चश्म दुनिया में, ज़्यादा थे जो अपने ज़ौम में वो सबसे कम होंगे। इसमें शायर कहते हैं यहाँ पर कि आने वाले ज़माने में रहन सहन, तौर तरीक़े और ज़ुबान ही नहीं बदलेगी, बल्कि शराफत का मेयार भी बदल जाएगा। किसको शरीफ कहें और किसको शरीफ नहीं कहें, ये चीज़ भी बदल जाएगी। मसलन सच्चाई, इखलास, ईसार, हमदर्दी और मोहब्बत जैसी खूबियाँ जो हमारे समाज में शराफत की अलामत समझी जाती हैं, आने वाले ज़माने में लोग उन खूबियों को भुला देंगे और मगरिब के लोगों की तरफ सिर्फ अपने फ़ायदे और नुकसान से ताल्लुक़ रखेंगे। आज अगर आप किसी का फ़ायदा करोगे, किसी का भला करोगे, तो वो आपको बेवकूफ़ समझेगा। आप किसी से हमदर्दी रखोगे और चाहोगे कि उसका काम बिगड़ जाए, उसके पीछे लगोगे, तो वो समझेगा कि किसी मतलब से आप उसके पीछे चक्कर खा रहे हो। तो ये शराफत के मेयार बदलना है। अब शराफत ये नहीं है कि आप किसी का काम करा दो, किसी के पीछे लगे लगे रहो, किसी के दर्द के अंदर खुद अपने आप को इस तरह लगा दो कि जैसे खुद का दर्द हो। उसे अब शराफत नहीं समझा जाता, उसे भोलापन समझा जाता है, उसे पागलपन समझा जाता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है इस तरह के लोगों का। और आज जिन लोगों की शराफत की मिसालें दी जाती हैं, जिनकी ज़िंदगी को काबिल तकलीद समझा जाता है, कल उनकी कोई कदर मंजिलत नहीं होगी। यानी शरीफों की कदर नहीं होगी, शरीफों का मजाक उड़ाया जाएगा, हंसी उड़ाई जाएगी, उसके कामों का मजाक उड़ाया जाएगा। वो अच्छा काम करेगा तो उसका मजाक उड़ाएंगे कि इस तरह से देखो क्या कर रहा है ये, लोग हंसेंगे उसके ऊपर। और जो खराब काम करने वाले हैं वो मज़े करेंगे, वो आराम करेंगे, वो अपनी तारीफ़ें करवाएंगे। हमारी इस्तिलाहों से ज़बान आशना होगी, लुगात मगरिबी बाज़ार की भाका से जम होंगे। यहाँ पर शायर ज़ुबान के हवाले से कहते हैं कि अंग्रेज़ी तहज़ीब की नकल में लोग अपनी ज़बान की खूबसूरत इस्तिलाहों को भूल जाएंगे। बहुत खूबसूरत ज़बान है हमारी, बहुत साफ़ ज़बान है, लेकिन हम उसको भूल जाएंगे, उनको छोड़ देंगे हम और विदेशी ज़ुबानों की तकलीद करेंगे, अंग्रेज़ी ज़ुबान की तकलीद करेंगे, उनकी तरह बोलने की कोशिश करेंगे और उनकी तरह हम बोल नहीं पाएंगे, तो हम उर्दू को उसके अंदर मिलाने की कोशिश करेंगे, हिंदी को उसमें मिलाने की कोशिश करेंगे, तो ना तो हम इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। तो अंग्रेज़ी अल्फाज चढ़ जाएंगे हमारी ज़ुबान के ऊपर और लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करने में फ़ख्र महसूस करेंगे। और अगर पूरी तरह अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे तो उर्दू और अंग्रेज़ी को मिलाकर खिचड़ी ज़ुबान में बातचीत करने लगेंगे। यानी ना वो अपनी ज़ुबान से पूरी तरह वाकिफ़ होंगे और ना पूरी तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान ही बोल पाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मगर इन्हीं इस बात का अफसोस भी नहीं होगा, वो फ़ख्र महसूस करेंगे, मुकम्मल ज़बान नहीं बोल पा रहे हैं, अंग्रेज़ी में पूरी तरह बात नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी में पूरी तरह बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको हिंदी भी अच्छी तरह से नहीं आती, उनको उर्दू भी सही तरीके से नहीं आती, उनको अंग्रेज़ी भी सही तरह से नहीं आती, कहीं के नहीं रहे, लेकिन उसको फ़ख्र महसूस करेंगे, अपनी तारीफ़ें करेंगे, इस तरह आपके सामने दिखाएंगे बड़ा चढ़ाकर कि जैसे उनको सब कुछ आता है, वो सब कुछ जानते हैं और आपको कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़ुबान को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। किसी को इस तगय्युर का ना हिस होगी ना गम होगा, हुए जिस साज से पैदा उसी के ज़ेर बम होंगे। इस शेर में अकबर इलाहाबादी कहते हैं
कि अंग्रेज़ी तहज़ीब हमारे समाज में और आम लोगों में इस तरह सैरात कर दी जाएगी कि इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि हम किसी बेशकीमती कदरों को भुलाए बैठे हैं। मतलब हमारे कदरें भूल जाएंगे हम, हमारी तहज़ीब भूल जाएंगे, हमारा कल्चर भूल जाएंगे, हमारी ज़ुबान हमने छोड़ दी है, हमारा चाल चलन, तौर तरीके, रीति रिवाज हमने छोड़ दिए हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ ये हो चुका है क्या। हमें पता नहीं कब उसको छोड़ चुके हैं, भूल कर हम आ गए, पता नहीं कब से हम उनकी नकल के अंदर वैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसी अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो जब से आंखें खोली है यही सारी चीज़ें देखी हैं। जब हम भूल जाएंगे तो हमारी औलादें भी भूल जाएंगी, हमारे बच्चे भी उसी तरह के रहेंगे जैसा हमने बर्ताव किया हम रहे हैं। उन्हें हिंदुस्तानी तहज़ीब के बारे में किसी ने बताया ही नहीं है। अपने घरों में उन्होंने अंग्रेज़ी तहज़ीब देखी है, लिहाजा वही बातें उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगी। अंग्रेज़ी तहज़ीब ज़वाल पज़ीर तहज़ीब है, बहुत ख़राब तहज़ीब है, जहाँ भाई भाई की कदर नहीं है, माँ बाप की कदर नहीं है, शौहर और बीवी की कदर नहीं है, दोनों के आपस में सबसे ज़्यादा तलाक होते हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ज़वाल पज़ीर तहज़ीब उस विदेशी तहज़ीब को बताई गई है और हम उसकी तकलीद कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। और फिर आखिरी शेर में कहते हैं, तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है ए अकबर, बहुत नज़दीक है वो दिन के तुम होंगे ना हम होंगे। यहाँ पर अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि इनकलाब तो रूनुमा होंगे, यानी ये तो होंगे बातें, जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल ये चीज़ें होनी हैं और होकर रहेंगी। समाज में ये तब्दीलियाँ ज़रूर होंगी, इसलिए उन पर अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के अफसोस करने से ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, ये चीज़ें रुकेंगी मुआशरे की इस्लाह से, लोगों को समझाने से, अपनी चीज़ों की तरफ लोगों को लौटाने से, लोगों से बात करने से चीज़ें सुधर सकती हैं। बाकी ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी। अब तो नई नस्ल को ये सब तब्दीलियाँ देखना और उनके साथ जीना है, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं है जब इन तब्दीलियों को देखने और उनको पर कड़कने के लिए हम और तुम जिंदा ही नहीं रहेंगे। बहुत करीब है वक्त कि हमारा इंतकाल हो जाएगा, हम दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। अकबर इलाहाबादी खुद के लिए और पुरानी तकलीद पर चलने वाले, पुराने रविश पर चलने वाले लोगों के लिए, सबके लिए कह रहे हैं। आने वाला वक्त है, नई तहज़ीब का वक्त है। तो जो नई तहज़ीब की तकलीद करने वाले हैं, पैरवाई करने वाले हैं, वही उनके साथ रहेंगे, वही उसकी पैरवी करेंगे। और जो परेशानियाँ होने वाली हैं, उन परेशानियों को भी उन्हें ही झेलना है। उनकी औलादें जो बिगड़ेंगी, उनका सामना भी उन्हें ही करना है। उनके घर जो ख़राब होंगे, उनका सामना भी उन्हें ही करना है। तो या तो अपनी तहज़ीब को बचा लो, अपने घर को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, और या फिर उस अंग्रेज़ी तहज़ीब की, उस यूरोपियन कल्चर की अंधी तकलीद करना शुरू कर दो, पैरवी करना शुरू कर दो। बहुत खूबसूरत नज़्म है। और जैसा कि शुरू में बताया था कि अकबर इलाहाबादी तंज़ करते हैं, ताना मारते हैं, और ताना मारते हुए हम समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छाई और बुराई के अंदर फ़र्क वाज़ेह कर देते हैं। हमें अब समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हमारे अंदर कितना बिगाड़ पैदा हो चुका है, कितने हम बदल चुके हैं। हमारे जो बाप दादा थे वैसे हमारे माँ बाप नहीं रहे, जैसे हमारे माँ बाप रहे वैसे हम नहीं रहे, और वैसे हम हैं, हो सकता है शायद हमारी औलादें वैसी नहीं रहे। तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, बदलाव आते जा रहे हैं, और वो इस वजह से क्योंकि हम बैरूनी मुल्कों की तकलीद कर रहे हैं, दूसरे लोगों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी तहज़ीब को भूल रहे हैं, अपने तरीक़ों को भूल रहे हैं, जबकि पूरी ज़िंदगी गुजारने के हर चीज़ के तरीके हमारी तहज़ीब में, हमारे मज़हब में मौजूद हैं, लेकिन हम उसको छोड़कर दूसरी चीज़ों की नकल कर रहे हैं, और वही हमारी बर्बादी की वजह बने हुए हैं। यहाँ पर ये नज़्म मुकम्मल हो गई है। तशरीह को आपको लिखना है, मुश्किल अल्फाज को आपको लिखना है। कोशिश करें कि नज़्म के बंद की तशरीह को याद करें। समझने गए तो एक बार याद करना आसान रहेगा। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। अलविदा।